राष्ट्रगाथा चैनल पर आने वाले सभी श्रोताओं को और दर्शकों को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। इस चैनल के माध्यम से 190 वर्ष का इतिहास 1757 से 1947 तक का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का, जिन लोगों ने अंग्रेज की क्रूर अत्याचारी सरकार को, फिरंगी सरकार को, विदेशी सरकार को सशस्त्र चुनौती जिन युवा युवतियों ने दी, नायक नायिकाओं ने दी, वीर क्रांतिकारियों और वीरांगनाओं ने दी, उन सबको मैं इसे 190 वर्ष के इतिहास में कोशिश कर रहा हूँ आपको स्मरण कराने का। विशेषकर 99% वो लोग आपके सामने ला रहा हूँ जिनको इतिहास में कहीं भी दूर दूर तक कोई स्थान नहीं मिला। अभी पिछले 8 एपिसोड श्री राम प्रसाद बिस्मिल के को समर्पित हुए हैं। आज 9वां एपिसोड है इसका, आज समाप्त करेंगे। हाँ, एक एक क्रांतिकारी का जितना भी उपलब्ध कहीं दाएं बाएं से हो रहा है, कई प्रकार की खोज के बाद जितना मैं एकत्रित कर पा रहा हूँ वो मैं आपके सामने ला रहा हूँ। इस पर बहुत सारी 51 बुक्स, बहुत लंबा इतिहास भी लूँगा। अभी तो 190 वर्ष का, और अभी तो केवल 18 वर्ष का 1924 से 1942 तक का ले रहा हूँ। उसी बीच में मैं आपको कम से कम ऐसे 150 क्रांतिकारी आपके सामने ला चुका हूँ जो देश को निशावर हो गए, फांसी के तख्ते पर झूल गए। हाँ, ऐसे ही श्रृंखला के अंदर श्री राम प्रसाद बिस्मिल कमाल के क्रांतिकारी, मैंने इन 8 एपिसोड को आपके सामने रखा है। उसका केवल थोड़ा सा पुनर्लोकन, पुनर्स्मरण हो जाए तो आपके ध्यान दिलाने के लिए, तभी आज का हम ठीक से समझ पाएंगे। याद होगा वो जिस युवक ने लखनऊ के स्टेशन पर लोकमान्य तिलक, जिन्होंने उस समय कहा था आज़ादी हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेके रहूँगा। इस बात से देश का युवा वर्ग और बहुत से क्रांतिकारी बहुत उत्साह में थे, प्रभावित थे। वो नहीं चाहते थे कि नरम दल के कांग्रेस के अधिवेशन में ये जाएं। तो राम प्रसाद बिस्मिल ने वहाँ पर क्या नाटक ड्रामा किया था, कैसे उनकी गाड़ी के आगे टायर के नीचे लेट गए थे, वो सब आपको याद होगा। वो सब आपको याद हो गया कि गरम दल को ना सौंप करके वो गरम दल के लोगों को सौंपा, और वो अधिवेशन अपने आप में ऐतिहासिक था और उसमें कई क्रांतिकारियों से इनका संबंध भी आया। ये तो कांग्रेसी थे ही नहीं, वहाँ तो सारे कांग्रेसी नहीं आए थे। लोकमान्य तिलक के कारण बहुत सारी भीड़ वहाँ इकट्ठी हुई थी। हाँ, याद होगा जिसने बोला था कि गाड़ी मेरे ऊपर से निकाल के ले जाओ, लेकिन आप वहाँ नहीं जा सकते, आपको हमारे साथ चलना होगा। सब वो हो गया था। तो आपको याद होगा कुछ दिनों के बाद इन्होंने, वो क्रांतिकारियों के साथ इनका संबंध हो गया, क्रांतिकारियों का एक छोटा सा दल बना लिया, और इनको पता चला कि एक महान क्रांतिकारी ज्ञानदयाल दीक्षित को ब्रिटिश हुकूमत ने धोखे से गिरफ्तार करके ग्वालियर जेल में रखा हुआ है। तो उसे छुड़ाने के लिए जो कुछ किया था आपको याद होगा, वो पत्र अंदर भेजा था, हाँ और ना पूछा था, और उत्तर ना में आया था संदेश भाग के द्वारा, वो सब आपको याद होगा। अब मैं मुझे उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। शाहजहाँपुर में युवकों का एक संगठन जो बनाया राम प्रसाद बिस्मिल ने, उसमें एक मुस्लिम युवक भी था, अशफाक उल्लाह खान। अभी तक देशी बंदूकों से और देशी तमचों से कुछ काम चल रहा था, लेकिन इससे काम नहीं होने वाला था। चुनौती बड़ी थी, शस्त्र बड़े चाहिए थे और लेटेस्ट चाहिए थे उस समय के हिसाब से। उसके लिए पैसा चाहिए था। अब पैसा चाहिए तो उसके लिए क्या किया जाए? तो फिर कुछ राजनीतिक डकैतियाँ, कुछ अमीरों के घर में, जमींदारों के घर में, स्पेशली उनके घर में जो अंग्रेजों के चापलूस हैं, राय बहादुर बन गए हैं वगैरह वगैरह, उनके घर में पैसा है, ऐसे कुछ डकैतियों। लेकिन एक डकैती आपको याद करा रहा हूँ जिसमें वो गांव वालों ने पीछा किया था, और ये नहीं चाहते थे कि इनकी गोली चुकू गांव वाला मरे, लेकिन ना चाहते हुए भी गांव वाले 2 लोग मर गए थे, तो उनको बड़ा कष्ट हुआ था। फिर एक बैठक बुलाई गई। उसके पहले अब ये सोच ही रहे थे कि कैसे राजनीतिक ये जो हमारी
डकैतियां हैं, इससे हमारी बदनामी भी होती है। लोग हमें डाकू समझने लग पड़ते हैं, जबकि हमारा उद्देश्य कोई निजी लाभ के लिए किसी को दुख तंग करना नहीं है, लूटना नहीं है। अब ये सब पैसा चाहिए, तो उसके लिए एक दिन राम प्रसाद बिस्मिल ट्रेन के डिब्बे में बैठे हुए थे और गार्ड के पास वाले डिब्बे में बैठे थे। वो सारा दृश्य देखा था कि हर स्टेशन पर कैसे स्टेशन मास्टर आता है या एक एम्प्लॉय आता है, लगभग स्टेशन मास्टर ही होता था, जो ट्रेन के इस गार्ड वाले डिब्बे में एक थैला झोला पकड़ाता है और वो संदूक में डाल देता है। 2 दिन उसके बाद भी ये सारा हुआ, रेकी की क्या हो सकता है, और ये पता लग गया कि इन थैलों के अंदर पैसे जाते हैं, रोज की जो बुकिंग की होते हैं वगैरह वगैरह, लखनऊ में जाते हैं। 7 अगस्त 1925 को एक बैठक रख ली गई हिंदुस्तान प्रगणतंत्र संघ की कार्यकारिणी की, जो इनका संस्था था, और 7 अगस्त 1925 को बैठक बुला करके कार्यकारिणी की ये प्रस्ताव रखा कि भाई अभी हमको ऐसा करना है, और अपनी वो यात्रा का वर्णन किया कि ऐसे ऐसे ट्रेन, वो सरकारी खजाना, लखनऊ से पहले वाला छोटा सा स्टेशन काकोरी, वहाँ पर इसको लूटा जा सकता है। अब सारी डिटेल मैंने बताई हुई है। तो योजना बन गई, चंद्रशेखर आज़ाद ने इसका हाथ उठा करके समर्थन किया और भी लोगों ने समर्थन किया, लेकिन अशफाक उल्लाह खान ने इसका विरोध किया। कोई गड़बड़ थी, नीयत खराब नहीं थी, कोई बहादुरी में कमी नहीं थी, कायर नहीं हो गया था, बुज़दिल नहीं हो गया था, नीयत खराब नहीं हो गई थी। तर्क दिए कि भाई एक तो दोनों तरफ से जाने जाएंगी, ऐसे तो नहीं लूटा जा सकेगा। दूसरा, सरकार, वो ब्रिटिश सरकार बड़ी अलर्ट हो जाएगी, उसके बाद उनकी नज़रें हम पर जाएंगी, शिकंजा कसा जाएगा और हमारी गतिविधियां बढ़ चढ़ करके करने में हमें कुछ परेशानी होगी। ऐसा चंद्रशेखर, इसने अशफाक उल्लाह खान ने तर्क दिया। तो एक दिन ये 7 अगस्त 1925 को ये तय होता है, लेकिन बाद में जब सर्वसम्मति से तय हो गया और सचिंद्र नाथ बख्शी ने अशफाक उल्लाह खान की ओर देखते हुए, भाई सबका निर्णय तो ये है, तो उसने भी खड़े होकर के ये कहा कि भाई मुझे शायद गलत समझा जा रहा है, आपका जो भी निर्णय होगा मैं आपके साथ हूँ। मैंने अपना विचार रखना था, रख दिया। अशफाक उल्लाह खान का विरोध, लेकिन बाद में सर्वसम्मति से निर्णय, सकारात्मक प्रश्न उत्तर हुए, और 9 अगस्त 1925 का 2 ही दिन बाद निर्णय हो गया काकोरी पर। वो याद होगा, गाड़ी आने के संकेत पर काकोरी स्टेशन पर सचिंद्र नाथ बख्शी, राजेंद्र लाहिड़ी और अशफाक उल्लाह खान, द्वितीय दर्जे की सेकंड क्लास के, पहली बार छोटे से स्टेशन पर से किसी स्टेशन मास्टर ने देखा था। वो लंबा वक्तव्य आपको सबको आपके पता लग गया है। वो चढ़ते हैं और वो गहनों का बक्सा रह गया है, वो ड्रामा सारा आपको याद होगा। चेन खींचनी थी कि हमारा कुछ रह गया है, तो इसलिए वो सब ड्रामा था, सब आपके ध्यान में आ गया होगा। 8 एपिसोड दिए हैं भाई आपको। सचिंद्र नाथ बख्शी ने चेन खींची और नीचे उतर करके वो जो पूरा घटनाक्रम है, कैसे लूट हुई, कैसे मोर्चाबंदी हुई, क्या क्या हुआ, ये सब उसके ध्यान में, आपके ध्यान में आ गया होगा। राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने साथियों को बोला था, 10 लोग इस डकैती में शामिल हुए थे, और कहा था कि भाई कोई निशानी नहीं रहनी चाहिए, लेकिन कहीं एक आध गलती हो गई, खादी की एक चादर रह गई, और कोई एक और निशानी, 2 रुपये, उसका नंबर भी ट्रेस किया गया। जब पता चल गया तो पता चला कि वो शाहजहांपुर में किसी के पास पहुंचा है वो नोट। क्योंकि इतनी बड़ी डकैती थी, पुलिस अलर्ट हो गई थी, बहुत कुछ उनके लिए ये चुनौती थी, उनकी इंसल्ट थी, और आगे कुछ भी हो सकता है। फिर ये सारा हो रहा था, और कुछ डकैती के बाद कोई गिरफ्तारी उस दिन तो नहीं हो सकी। कुछ दिन के बाद कुछ गिरफ्तारियां हुई, और पुलिस के सामने, शासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। तो 26 सितंबर 1925 को
बहुत गिरफ्तारियां हुई। जो 40 लोग पकड़े गए उनमें से प्रथम अपील के बाद या प्रथम प्रशिक्षण के बाद 26 को रखा गया, बाकी उनको छोड़ दिया गया। ये मुख्यतः जो क्रांतिकारी पकड़े गए थे वो कानपुर, बनारस, इलाहाबाद जो आज का प्रयागराज है, और लखनऊ में ये गिरफ्तारियां हुई। अभी तक राम प्रसाद बिस्मिल गिरफ्तार नहीं हुए थे। याद होगा एक रात 11 बजे एक मित्र को मिल के आए और घर पहुंचे, अभी कुर्ता खोल के टांगा ही था, लेटे ही थे, तो आ गए लेने वाले और पुलिस आ गई, और पुलिस ने जो कुछ किया वो सबको पता है, कैसे वो पकड़े गए और कैसे वो पत्र जो कुर्ता पहना तो ऐसे हाथ डाल करके देखा कि वो मैंने रात को एक पत्र लिखा था जो मुझे अभी सुबह डाक में डालना था। तो पुलिस की नज़र पड़ गई, क्या है जेब में, देखा तो वो पत्र भी पुलिस के हाथ में आ गया। और उस पत्र के आधार पर कई और भी गिरफ्तारियां हुई। सचिंद्र नाथ बख्शी और अशफाक उल्ला खां और चंद्रशेखर अभी तक नहीं पकड़े गए थे। कुछ समय बाद सचिंद्र नाथ बख्शी और अशफाक उल्ला खां पकड़े गए, सभी को अलग अलग जेल में रखा गया। और आपको पता है चंद्रशेखर आजाद तो आखिर तक नहीं पकड़े गए थे। मैं आज़ाद था, मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद रहूँगा, सबको एक जेल में, लखनऊ जेल में ला करके रख दिया गया। वहाँ पर आपको पता ही है कि हर जेल के अंदर क्रांतिकारियों को बिना अनशन किए कुछ सुविधाएं नहीं मिलती थी। 16 दिन वो अनशन चला और कुछ सुविधाएं मिली, लेकिन जब वो निर्णय सुनाया गया तो वो सारी सुविधाएं जेल की वापस ले ली गई। हाँ, इस सारे के अंदर जेलर राय बहादुर चंपालाल का वो सारा दृश्य देख रहे थे और ये भी देख रहे थे कि अच्छा उसका व्यवहार था, और वो रिटायरमेंट के ऊपर था, वो अब कोई बददुआएं नहीं लेना चाहता था। और जब वो निर्णय अदालत ने सुनाया था तो अदालत से जब बाहर निकले थे तो सबको याद होगा कैसे स्वागत जनता ने किया, मालाएं डाली गई गले में, और फिर कैसे इत्र फेंका गया, कैसे हर के मुंह में पान डाला गया, कैसे वो विदाई समारोह भी हो गया, बहुत कुछ हो गया था, मस्ती थी। और वो मस्ती ये चंपालाल जेलर भी देख रहे थे। और बचे हुए दिनों में जब तक फांसी नहीं लगती तब तक इनका व्यवहार इन लोगों के साथ बहुत अच्छा हुआ। हाँ, अब अदालत में जो बाहर आखिरी केस के अंत में अदालत में एक वक्तव्य दिया राम प्रसाद बिस्मिल ने, वो मैंने डिटेल में आपको बताया था, बहुत पढ़ के सुनाया था, शब्दशः कोट एंड कोट मैंने आपके सामने रखा था कि ब्रिटिश सरकार नहीं चाहती कि हम जिंदा रहें और हमें घोंट के और घुट के मरना के लिए मजबूर कर रही है। पर हमने क्या सोचा है, हमारे इरादे क्या है, तुम हमें मार नहीं सकोगे, हिंदू मरता कहाँ है, हम जाएंगे जल्दी आएंगे और तब तक लड़ते रहेंगे, वगैरह वगैरह, ये बहुत लंबा। और उसके अंदर एक और, जब वो जेल की फांसी की सजाएं हो गई और वो 25 लोगों को क्या क्या सजा हुई, किन किन को फांसी की हुई, किसको 10 साल की हुई, किसी को 7 साल की हुई, किसी को 5 साल की हुई, और उनमें से 3-4 वो मुखबिर और इकबाली जो बन गए थे गवाह और सरकारी गवाह, ऐसे 3-4 लोगों को मुक्त भी कर दिया गया। लेकिन उसमें रोशनलाल को फांसी की जो सजा हुई वो सबके लिए आश्चर्य करने वाली थी। वो आश्चर्य बाकी लोगों के लिए था, पर रोशनलाल बहुत खुश हुआ कि मैं भी इन लोगों के साथ फांसी के तख्ते पर झूल सकूंगा। क्या कमाल था, क्या इरादे रहे होंगे। दिल रूपी सागर में कैसे वो क्रांति के विचार और देशभक्ति के विचार हिलोरे ले रहे होंगे, किस तरह की तरंगे उठ रही होंगी। और वो वक्तव्य भी हो गया था। मुकदमा 18 महीने चला, आखिर वो दिन आ गया जब 6 अप्रैल 1927 का निर्णय सुनाया गया। उसमें मैंने बताया कि जैसे जैसे किन किन को फांसी की सजा हुई, ये सब एपिसोड के अंदर आ गया है। लेकिन एक जेल के अंदर ये चंपालाल राय बहादुर के होते होते जेल बहुत सख्त होती हुई, उन्होंने वर्णन किया है वो जेल क्या थी, नर्क था, कितने फीट है, कैसे ही मलमूत्र से लेकर के और शौचादी और लघु शंका
और एक ही थाली में वो छोटा मोटा वो जो भोजन देते थे, क्या वो एक वर्णन किया है उन्होंने सारे का सारा। अब उसमें तो चंपालाल जेलर कुछ कर नहीं सकते थे, लेकिन अपनी ओर से कोशिश की उन्होंने, तो उसका एक लाभ उठाया इन्होंने। एक महत्वपूर्ण कार्य किया राम प्रसाद बिस्मिल ने जेल के अंदर, कि अपनी 19 अगस्त 1927 का जो फांसी का दिन निश्चित हो गया था, लेकिन 18 अगस्त को माता पिता भी मिलने आए, पर उसके पहले इन्होंने एक कमाल का काम किया, अपनी आत्मकथा लिखी, कुछ चोरी छिपे, कुछ उसकी जेलर की सहायता से, और वो लिख करके कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी के पास भिजवा दी। वहां प्रताप प्रेस में वो छप भी गई, लेकिन सरकार ने जब्त कर ली, कुछ प्रतियां रह गई, तो वो देश में घूमती रही। वो प्रेरणा का केंद्र, श्रद्धा का केंद्र बन के आत्मकथा ने बहुत बड़ा काम किया आने वाले नव युवकों के लिए। और वो जो वक्तव्य दिया था, उसके बाद जेल, और उसके बाद ये सजाएं, और 18 अगस्त 19 अगस्त को दिन निश्चित हुआ 1927 का, तो 18 अगस्त को माता पिता आए, और शिव वर्मा जो हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ के सदस्य थे, क्रांतिकारी थे, अंडरग्राउंड थे, लेकिन वो भी मिलना चाहते थे। और माँ कमाल की थी राम प्रसाद बिस्मिल की, और उसको राम प्रसाद बिस्मिल को बनाने में भी बहुत बड़ा सहयोग था, योगदान था। और माँ को देखते ही वो क्या हुआ, इमोशनल सारा जो डायलॉग थे, संवाद था, मैंने सब बताया है आपको। पिता आए तो वो क्या हुआ, कैसे वो दहाड़ के रोए, लेकिन माँ ने रोई, और माँ ने बच्चे की आंखों में राम प्रसाद बिस्मिल की आंखें सजल देखी तो क्या बोला, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल ने उसके बदले में क्या सफाई दी, ये सब मैं कल के एपिसोड में दे चुका हूँ। शिव वर्मा को आगे करते हुए माँ ने कहा कि भाई इसको भी मिल लो। वेश बदल करके गया था शिव वर्मा, उसकी अपनी गिरफ्तारी के वारंट थे, तो शिव वर्मा को उसने पहचान लिया, मुस्कुराया। तो शिव वर्मा ने कहा कि हमारे लिए निर्देश, आप तो जा रहे हो। तो उसने कहा भाई निर्देश क्या होता है, जैसे हमने किया है, त्याग, तपस्या, निस्वार्थ, निष्काम संघर्ष करो, और ईमानदारी से देश की सेवा के लिए, भारत माँ की सेवा के लिए, भारत माँ की गुलामी की जंजीरें काटने के लिए तत्पर हो जाओ, आगे बढ़ो। मेरी बस यही रहेगी। अब मैं और क्या बताऊंगा, सब लोग अपने अपने समय के अनुसार जैसी चुनौती है उसका वैसा निर्णय करें। हाँ, 19 अगस्त का दिन निश्चित था, और ये शिव वर्मा की भी भेंट हो गई, सब हो गई, माता पिता का लंबा संवाद, और भेंट का समय समाप्त हो गया। 19 अगस्त 1927 को भोर होते ही गोरखपुर जेल की काल कोठरी से निकालकर राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी घर ले जाया गया। हाँ, कुछ मंत्रों का जाप करते हुए वे फांसी के तख्ते पर चढ़े, राम प्रसाद बिस्मिल। और जब उनसे पूछा गया कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, ऐसा पूछा जाता है सबसे, तो उन्होंने क्या कहा, राम प्रसाद बिस्मिल ने, एक वाक्य, मैं अंग्रेजी साम्राज्य का विनाश चाहता हूं। अंतिम इच्छा, मैं अंग्रेजी साम्राज्य का विनाश चाहता हूं। फांसी का तख्ता, ऊपर चढ़े हुए हैं, कुछ ही क्षणों के बाद यात्रा पूरी हो जाएगी, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं, ये कहकर उन्होंने आसमान की ओर देखते हुए, आसमान की ओर देखते हुए कुछ पंक्तियां बोली। वो पंक्तियां मैं आपको कोशिश करता हूं स्वर सुनाने की। आसमान की ओर देखते हुए क्या बोले, मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी ना मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। मालिक तेरी रजा रहे और तू ही तू रहे, बाकी मैं रहूं ना मेरी आरजू रहे। जब तक के तन में जान, रगों में लहू रहे,
जब तक के तन में जान, रगों में लहू रहे, तेरा ही जिक्र या तेरी ही जुस्तजू रहे, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। फांसी का फंदा राम प्रसाद बिस्मिल के गले में डाल दिया गया। जल्लाद ने लीवर नीचे खींचा, तख्ता नीचे गिरा और राम प्रसाद बिस्मिल का शरीर फंदे के सहारे झूलने लगा। वह जीवन ज्योति जो सन 1857 में ज्वलंत हुई थी, सन 1927 में देश के हित में महात्मा की स्वतंत्रता के महायज्ञ में विलीन हो गई। वह जीवन ज्योति कभी कभी हृदय में प्रादुर्भूत होकर सन्मार्ग दिखा देती है आज भी, इनको जानने के बाद, लेकिन इनको जानने नहीं दिया गया, इनको इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। और जो बताया गया कि आज़ादी हमें किसने लेके दी है, वो बहुत बड़ा मजाक है भाई, बहुत बड़ा मजाक है। कांग्रेस को बनाया सर A.O. ह्यूम ने आज़ादी देने के लिए, नए अपनी सुरक्षा कवच के लिए। बहुत बाद में, बहुत समय, काफ़ी ये कलंकित पृष्ठ आपके सामने मैं समय समय पर लाता रहा हूँ। नेहरू और गांधी ने लेके दी, ये और भी बड़ा करूर मजाक है। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू तक सत्ता पहुंचाने के लिए वो टूल किट के रूप में प्रयोग हो रहा था, ये तथ्य सामने आ चुके हैं। लेकिन जिन लोगों ने आजादी के लिए सर्वस्व निछावर किया, फांसी के तख्तों पर झूल गए, जेलों के अंदर लंबी कठोर यात्राएं सहते हुए दम तोड़ गए, अरे घोर नार किए, अंडमान सेलुलर की, काला पानी की जेल में जो लोग भेजे गए, 90% उसमें से वापस नहीं आए, वही मर खप गए। उन सब लोगों का कोई योगदान नहीं। जो 4-6 दिन 2 दिन सत्याग्रह करके आए, उन्होंने आज़ादी लेके दी, कांग्रेस ने आज़ादी लेके दी, नेहरू और गांधी ने आज़ादी लेके दी। नेहरू और गांधी को कब जेल जाना था ये निश्चित होता था, कब निकलना है ये निश्चित होता था। अंदर सेक्रेटरी मिलते थे। और राम प्रसाद बिस्मिल की इस जेल का वर्णन मैंने कल के एपिसोड के अंदर किया है, क्या नरक भी क्या होगा। लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं हारी, हर परीक्षा में सफल होते हुए अशफाक उल्लाह खां, सबको अलग अलग जेलों में रख करके अलग अलग किन किन को फांसी हुई, इसके बाद में अशफाक उल्लाह खां को आपके सामने लाने वाला हूँ। आज केवल राम प्रसाद बिस्मिल का था, तो आज मैंने राम प्रसाद बिस्मिल के इस अंतिम दृश्य को आपके सम्मुख लाते हुए मुझे लगता है कि ये जो अज्ञात महान क्रांतिवीर वीरांगनाएं, नायक नायिकाएं जो इतिहास का हिस्सा नहीं बन पाई, इन महापापी काले अंग्रेजों ने जिनके हाथ में सत्ता आई 1947 के बाद, उन्होंने एक नहीं कितने पाप किए होंगे। नेहरू के 100 पाप तो मैं गिना सकता हूं तथ्यों के साथ, लेकिन अभी मुझे लगा कि मैं कम से कम इतना तो करूं कि इन सारी हुतात्माओं को, महान आत्माओं को आज के समाज के सामने ला करके एक श्रद्धांजलि भेंट कर सकें, उनको स्मरण कर सकें। वो अमर हैं, वो तो अमर हो गए, लेकिन आज जो चुनौतियां हैं उनका मुकाबला करने के लिए, और आज जो गद्दार हैं उनका मुकाबला करने के लिए, उनकी पहचान के लिए, और आज भी अगर देश, कुछ लोग बिक करके देश को गुलामी की और धकेल रहे हैं, तो उन हाथों को पकड़ने के लिए, उनको जकड़ने के लिए, उनका गला दबाने के लिए, उनको समाप्त करने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए
देशभक्त लोगों को हर युग में सतर्क रहना पड़ेगा। ये सारे 190 साल के इतिहास में मैं गद्दारों को भी आपके सामने ला रहा हूँ, देशभक्तों को भी ला रहा हूँ, और अभी तो 190 वर्ष का समय लिया है मैं सिंध के राजा दाहिर से नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक का, ऐसा 1000 साल का इस कालखंड में जो लोग हमें नहीं बताए गए, लेकिन जिन्होंने समय समय पर संघर्ष किया और भारत माँ के लिए खड़े होकर भारत माँ को बचाने के लिए, उसकी रक्षा के लिए अपने आप को स्वाहा कर दिया, समाप्त कर दिया, लड़े, संघर्ष किया, मारा और मरना पड़ा तो मर गए, ऐसे सब लोगों को स्मरण कराने का काम अज्ञात मैं जो आप लोगों के सामने ला रहा हूं, 98% वो नाम भी नहीं किसी ने सुने होंगे। राम प्रसाद बिस्मिल का नाम तो कुछ लोगों ने सुना है, लेकिन और कुछ नहीं सुना होगा भाई। 9 एपिसोड मैंने दिए हैं, कितने और दिए जा सकते हैं। ऐसे ही इन सब लोगों को आपके सामने लाने का अगर ये मेरा प्रयास, अज्ञात लोगों को जो इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये इतिहास का हिस्सा बने, स्वर्णिम इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ बने, अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।